बताइए आपने आंसर क्यों नहीं लिखा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? श्वेता तुम्हारे कहाँ है आंसर? बोलिए कुछ, आप लोग चुप कैसे हो गए? अभी नहीं लिखा कल वाला। कब लिखोगे? अगले जन्म में? अगला जन्म लेना पड़ेगा क्या? बताइए। नहीं। तो इसी जन्म में लिख लीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं युवराज ने क्या लिखा है। भारतीय लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, उनके कारणों को उल्लेख करते इसके परिणाम स्वरूप घटने वाली घटनाओं को उल्लेख कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक अधीनता, आर्थिक शोषण और सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की स्थिति में ला दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष फैल गया, जिसने समय समय पर विद्रोह और आंदोलनों को जन्म दिया। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, कहीं से भी लिखा हो पर बहुत अच्छा है। ठीक है, विश्लेषणात्मक विवेचना। आर्थिक आयाम। ब्रिटिश नीतियों का लक्ष्य भारत से संसाधनों का दोहन था। भूमि राजस्व व्यवस्था किसानों के लिए असहनीय बोझ बन गई थी। उद्योग धंधों के पतन से बेरोजगारी और गरीबी का जन्म दिया। आर्थिक शोषण ने सबसे व्यापक असंतोष को पैदा किया। सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक आयाम। सुधार संबंधी कानून, मिशनरी गतिविधि और पश्चिमी जीवन शैली ने भारतीयों को अपनी संस्कृति और धर्म पर संकट महसूस कराया। इससे परंपरागत समाज ब्रिटिश शासन के प्रति शंकालु हो गया। राजनीतिक आयाम। लेटेंस की नीति। लेटेंस कौन आ गया? लेटेंस कौन सा था काउंटर? देखोगे तो भाई लाल डलोजी था, वेलेजी सहायक संधि थी। ठीक है, थोड़ा अपन ध्यान से लिखिए कोई भी जो लिख रहे हो। लेटेंस और विले के सर शायद वो लैब्स की नीति ऐसा कुछ लिखना चाहिए। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स। ठीक है, और विले की आक्रमण नीति ने भारतीय शासकों का विश्वास तोड़ा। प्रशासनिक पदों से भारतीयों की उपेक्षा ने शिक्षित वर्ग को अलग थलग कर दिया। सैन्य आयाम। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव तथा कारतूस प्रकरणों से वर्ग में विद्रोह चेतना को जन्म दिया, जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। परिणाम 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने भारतीय असंतोष को संगठित रूप दिया। किसान जनजातीय विद्रोह, संताल 1855, मुंडा, भील, कोल, दक्कन दंगे। राजनीतिक चेतना का विकास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना था। राष्ट्रवाद का उदय। सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन ने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शोषण ने भारतीयों को गहरे असंतोष से भर दिया। यही असंतोष विद्रोह, आंदोलनों और अंततः स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। बहुत अच्छा लिखा है। अब बात होती है कि इसने क्वेश्चन की पूरी डिमांड को एड्रेस किया, क्यों असंतुष्ट है। ठीक है, उनकी कारणों को उल्लेख करते हुए इसके परिणाम से घटने वाली घटना को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपको 10 में से आराम से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा लिखा है, मतलब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सब बढ़िया है। नरम दल व गरम दल की राजनीति का गांधी की राजनीतिक विचारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती चरण में नरम दल और गरम दल दो धाराएं बनी। नरम दल संवैधानिक तरीके पर बल दिया, वहीं गरम दल ने प्रत्यक्ष संघर्ष की राह अपनाई। 1915 के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति में आए और उनके प्रतिनिधि दोनों के बीच के एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। एकदम सही बात है, इंट्रोडक्शन एकदम बढ़िया है। तुलनात्मक अध्ययन। नरम दल और गांधी। नरम दल दादा भाई नौरोजी, गोखले आदि ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में आस्था रखते थे। याचिका, प्रार्थना और तर्क पर जोर देते थे। गांधी जी ने भी आरंभ में अहिंसक तरीकों और संवाद पर जोर दिया, किंतु वे केवल याचना तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सत्याग्रह को सक्रिय राजनीतिक हथियार भी बनाया। एकदम बढ़िया है। गरम दल और गांधी जी। गरम दल लाल बाल पाल का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन से अधिकार केवल संघर्ष से ही प्राप्त होंगे। वे स्वदेशी बहिष्कार प्रतिरोध के पक्षधर थे। गांधी जी भी संघर्ष के पक्षधर थे, लेकिन उनका संघर्ष अहिंसक और नैतिक बल पर आधारित है। इस प्रकार उन्होंने गरम दल की सक्रियता और नरम दल की नैतिकता को संगम बनाया। बहुत अच्छा। गांधी की मौलिकता। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता और जन भागीदारी से तो जोड़ा। असहयोग, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसी रणनीति से स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप भी दिया। ये भी सही है। नरम दल ने संवाद और संवैधानिक मार्ग, जबकि गरम दल ने उग्र संघर्ष का रास्ता दिखाया। गांधी जी ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए संघर्ष को नैतिकता और अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार गांधी की राजनीतिक न तो पूर्णतः नरम दल नहीं गरम दल जैसी, बल्कि दोनों का रचनात्मक समन्वय थे। 10 नंबर क्वेश्चन माना जाए तो ठीक है, पर पॉइंट ऐसे ठीक है, जो लिखा है वो अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुलनात्मक अध्ययन टेबल बना के देते फिर भी ठीक है, फिर भी 4.5 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कविता ने क्या लिखा है।
ठीक है, असंतुष्ट कहते हैं कारण उल्लेख करते हैं परिणाम स्वरूप घटने वाली घटनाओं को उल्लेख कीजिए। भारतीय ब्रिटिश शासन से बहुत असंतुष्ट थे। भारतीय, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कानून पारित किए जैसे 1857 सशस्त्र अधिनियम, हथियार रखने से मना करना भारतीय को, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्र, इसके अलावा उच्च भू राजस्व दरें, गरीब अकाल, सामाजिक सांस्कृतिक मामले ब्रिटिश हस्तक्षेप ने असंतोष का बढ़ा दिया। तो भारत की राजनीति सामाजिक और जाति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि पहले किसी डिमांड को ही वहीं पे इंट्रोडक्शन में दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आपने क्यों असंतुष्ट थे वो पहले ही बता दिया। फिर इसके कारणों का उल्लेख कर रहे हो आप। आर्थिक शोषण, भारतीय कच्चे माल को सस्ते में ब्रिटेन भेजा और तैयार माल को ऊंची कीमतों पर भारत में बेचा जिससे कुटीर उद्योग नष्ट हुए और आर्थिक शोषण हुआ, एकदम बढ़िया पॉइंट है। सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ, अंग्रेजों ने भारतीय के साथ निम्न दर्जे का व्यवहार किया है, शायद धर्म प्रचार की नीति अपने, एकदम सही बात है। स्वशासन की कमी, ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को शासन में कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दिया जिससे अपने ही देश में सत्ताहीन हो गए थे, एकदम बढ़िया बात है। राजनीतिक दमन, भारतीयों को उच्च सरकारी नौकरी से वंचित, हथियार न रखने की अनुमति, सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि आपको रोलेट एक्ट डालना चाहिए था। फूट डालो राज करो की नीति, हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया। मनचाहे अधिनियम पारित किया, सत्ता अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट विवाद सभी असंतोष को बढ़ाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद का बीज बोया गया। परिणाम स्वरूप घटित घटनाएं, 1857 की क्रांति, कंपनी के प्रति असंतोष के इस व्यापक विद्रोह को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ताज के अधीन आ गया, एकदम सही बात है। अमृतसर का जलियांवाला बाग, 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। नमक कानून का उल्लंघन, भारतीयों ने गांधी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विरोध खड़ा किया। खिलाफत असहयोग आंदोलन, जन आंदोलन जिन्होंने अहिंसक असहयोग के माध्यम से विरोध किया, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और इसे करो या मरो के रूप में भी जाना गया, एकदम सही बात है। किसान और आदिवासी विद्रोह, ब्रिटिश नीतियों विशेषकर किसानों से अधिक लगान वसूलने और आदिवासी संसाधनों पर कब्जा करने के कारण समय समय पर कई किसान और आदिवासी विद्रोह, उनका थोड़ा एक बार नाम जरूर लिख दो, जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक विरोध, पारंपरिक उद्योग पतन और किसान शोषण के खिलाफ अनेक छोटे छोटे बड़े विरोध हुए, तो वो विरोध बताइए कौन कौन से हुए हैं, तो तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। निष्कर्ष वे घटनाएं ब्रिटिश शोषण, स्वदेशी उद्योगों के विनाश, सामाजिक प्रथा के दौरान राजनीतिक अधिकार घटना जैसे कई कारणों से उत्पन्न जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उदय हुआ। इन घटनाओं को शासन के प्रति असंतोष का दर्शाता और भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस क्वेश्चन को आपने जैसे लिखा 15 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है तो 15 क्वेश्चन में से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है आपने, बस थोड़ा बहुत कमियाँ ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देने चाहिए थे बस, और कोई कमी नहीं है आपके आंसर में, बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस वही कमी है, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान दीजिए। तुलनात्मक अध्ययन करने वाला था, ये आपने बहुत अच्छा किया है, टेबल फॉर्मेट में दिया है, बहुत अच्छी बात। अब देखता हूँ अगर टेबल फॉर्मेट आपने अच्छे से लिखा है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। नरम दल, गरम दल और गांधी के राजनीतिक विचार ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व और स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों में भिन्न थे। जहाँ नरम दल ने अंग्रेजों से रियायतें मांगते हुए संवैधानिक तरीके अपनाए, गरम दल ने प्रत्यक्ष संघर्ष, बहिष्कार, स्वदेशी पर जोर दिया, वहीं गांधी के विचारों ने अहिंसक, असहयोग, सत्याग्रह, जन भागीदारी, पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया, एकदम सही बात है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। फिर तुलनात्मक अध्ययन, आधार, गरम दल, नरम दल बहुत अच्छा है। अगर आपने नेतृत्व लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, एकदम सही बात है। मुख्य विचार ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रामक रवैया, स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना और स्वशासन लाना, ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर सुधारों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना, अहिंसक, असहयोग, सत्याग्रह, जन भागीदारी से, एकदम सही बात है। बस थोड़ा ये ध्यान रखना कि नरम दल को पहले लिखो, गरम दल को बाद में। जो उनका टाइमिंग ऑर्डर है ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरा मानना है कि थोड़ा सीक्वेंस मैटर करता है, आप रखना चाहिए, आपको नरम दल को पहले रखिए, नरम दल पहले आया था ना, बस और कोई दिक्कत नहीं। कार्य पद्धति, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, संवैधानिक तरीके और बातचीत द्वारा हल पर जोर, नरम गरम दल के से आगे बढ़कर आम जनता को आंदोलन में शामिल हुए अहिंसक तरीके से विरोध करना, बहुत अच्छा है। गांधी जी विचार नरम दल के तुलना, राष्ट्रवाद, गांधी जी ने नरम दल के राष्ट्रवाद के विचारों का आत्मसात किया लेकिन उन्होंने अहिंसक और जन आंदोलन से जोड़ा। स्वदेशी, गरम दल के स्वदेशी समर्थन किया लेकिन इसे केवल शहरी वस्तुओं के बहिष्कार से सीमित न रखा, ग्रामीण कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान पर भी जोर दिया।
अहिंसा नरम दल की सीमित संवैधानिक पद्धति व गरम दल को आक्रामक रणनीति मध्य गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध के रूप में एक नया और शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त किया। जन आंदोलन नरम व गरम दल के विपरीत गांधी जी ने आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाने में जोर दिया, संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब जो आपने ये पॉइंट लिखे हैं ना, थोड़ा और मैच्योरिटी लाइए, तो ये टेबल में आप शो कर सकते थे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, दिखा सकते हैं। उससे क्या होता है, टाइम बचता है। आप ये चीज़ याद रखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर वहीं पे आप कर देते ना इन्हीं पॉइंटों को आप टेबल फॉर्मेट में, तो वो सबसे अच्छा होता है, ये चीज़ याद रखना। उद्देश्य तीनों ही स्वतंत्रता चाहते थे, वो अलग थे। गरम दल प्रत्यक्ष संघर्ष में थे, नरम दल संविधान सुधार से। इससे क्या हो रहा है ना, अब रिपीट हो रहा है आपकी चीज़ें, बस ये दिक्कत है। तो अगर आप वहीं पे लिखते टेबल फॉर्मेट तो रिपीट भी नहीं होता, कम शब्द में आपका आंसर ही कंप्लीट हो जाता। वैचारिक भिन्नता, जैसे यहाँ आपने ये पॉइंट दिए हैं, ये सारे पॉइंट वहाँ पे भी दे दो आप, बस जैसे यहाँ पे एक कर्मशः बनाए हो आगे, बस इन्हीं पॉइंटों में जोड़ना था आपको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आगे से। गरम दल राष्ट्रवाद स्वदेशी पर केंद्रित, नरम दल बेटी प्रणाली रखकर सुधार चाहता था और गांधी ने पूर्णतः नई और नैतिक क्रांति का मार्ग दिखाया। दृष्टिकोण, गरम दल नरम दलीय नीति से असंतुष्ट थे और स्वतंत्रता हेतु उग्र दृष्टिकोण रखते थे। नरम दल अंग्रेजों के सहयोग का दृष्टिकोण, वहीं गांधी नरम दल और गरम दल की कार्य विधियों से आगे बढ़कर जनशक्ति और नैतिक बल पर आधारित व्यापक आंदोलन खड़ा किया। बस कमी वही है कि आपने अलग से अलग पॉइंट लिखे, आपको जरूरत नहीं थी, उसी टेबल फॉर्मेट में दिखाने देना चाहिए था। निष्कर्ष, गांधी जी ने नरम दल की संवैधानिक पद्धति को गरम दल के उग्र राष्ट्रवाद के साथ मिलाते हुए अहिंसक प्रतिरोध और जन आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसको भी अगर 15 नंबर क्वेश्चन दिया जाए तो आराम से आपको 7.5 नंबर मिलेंगे आराम से। पर गलती वही है, बस आपको पूरा टेबल फॉर्मेट अगर कर देते ना इनको, तो आराम से आपको 15 में 8.5 नंबर मिल जाते हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी पर आगे ध्यान रखना ये चीज़, जब टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हो तो सारे पॉइंट टेबल फॉर्मेट में लिखिए। रानो श्वेता भाई आंसर लिखिए, और लोग भी जो तो आते ही नहीं है क्लास में, एटलीस्ट युवराज क्लास में नहीं आता, अपन लिख तो रहा है एटलीस्ट, क्या ही कर रहा तुम लोगों का। चलो आखिरी चैप्टर है, तो पहले बता रहा हूँ आज आप शाम तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, परंतु मैं पहले बता रहा हूँ टेस्ट जब तक मत देना जब तक एक बार दोबारा 8वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ ना लो। तो एक बार कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ के आपको फिर टेस्ट सबमिट करना है मंडे की क्लास से पहले। अब आप संडे को दो या फ्राइडे को दो या सैटरडे को दो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मुझे मंडे की सुबह से क्लास से पहले चाहिए। दूसरी बात, 1 घंटे का टाइम रहेगा आप लोगों के पास में, ठीक है, 1 घंटा बहुत होता है 5 क्वेश्चनों के लिए। दूसरी बात, बिना देखे लिखना है। अगर आप देख के लिखोगे, टाइम मैनर में लिखना है, कितने बजे आपने टेस्ट शुरू किया है वो सब लिखा रहना चाहिए आपकी कॉपी पे, कितने बजे शुरू किया, कितने बजे ख़त्म हुआ आपका टेस्ट, ठीक है। अगर आप देख के लिखोगे तो मैं पकड़ लूँगा, इतना मुझे नॉलेज है कि कौन क्या देख के लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, बेवकूफ़ बनाने की मत सोचना, वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाओगे अगर आप ऐसा काम करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मेरे से छुपा के आप करे भी क्या लोगे, एग्जाम में चलिए टिपने को मिलेगा। अभी जो जितने क्वेश्चन डेली पर डे में देता हूँ वो देख के लिखिए, उसमें क्या दिक्कत है, परंतु अब जो टेस्ट देना है आपको, जो आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं, देखो जो मैंने जितने भी क्लास चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक जितने भी क्वेश्चन दिए, आज भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन दे दूँ, तो याद रखना इन क्वेश्चनों का जरूर अभ्यास कर लेना। मतलब इनको तो आपने मॉडल आंसर बनाया होगा, तब यही होगा। तो देखो डेली काम करेगा उसको टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, जो नहीं करेगा उसके कुछ ही नंबर नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन सिमिलर टाइप से रहेंगे जो आपको दिया गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है भाई स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, मतलब 1947 आज़ादी के बाद में एक नया और खंडित राष्ट्र बना। खंडित राष्ट्र मतलब क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना, उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थी और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों को आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। बहुत ज़रूरी था, ऐसा शासन भी होना चाहिए। देखो अभी इलाहाबाद का है, इलाहाबाद में महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन फरवरी 1948। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 23 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो जो आरएसएस वाले इसकी पूजा करते हैं,
इससे पता लगता है कि आरएसएस के लोग कैसे हैं। अब सोचो, आज वो पूरा देश चला रहे हैं, बीजेपी से नहीं चला रही है देश, आरएसएस चला रहा है। जो सोचो, महात्मा गांधी जैसे पुण्य आत्मा को मार के और उस व्यक्ति को पूजा जा रहा है, और वो लोग देश चला रहे हैं, तो सोच लो उनकी मानसिकता कैसी होगी। अभी मैंने कल देखा, आरएसएस जो का प्रमुख है मोहन भागवत, उसका भी 75 साल हो गया। और इधर मोदी भी अभी 17 सितंबर को या शायद 19 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। पहले बीजेपी या जो भी आरएसएस ने नियम बनाया था कि लाल कृष्ण आडवाणी इनको हटाने के लिए, 75 साल के बाद में कोई बनेगा नहीं। तो मेरे चीज़ एक समझ में आई, ये चीज़ देख के इन्होंने समझौता किया है कि तुम भी आरएसएस का प्रमुख बने रहिए और इधर मुझे प्रधानमंत्री बने रहने दीजिए। भाई, जब अपने हितों की बात आती है ना, तो इंसान फिर अपना हित ही देखता है। हकीकत बात यही है। तो कोई नहीं, देखो, सत्ता का जो लालची होता है ना इंसान, वो सत्ता कभी छोड़ना नहीं चाहता। इसे साफ पता लगता है, चाहे मोदी हो या कोई भी, सब सत्ता के लालची है। कोई समाज सेवा, चाहे अपने आप को बोलता हो मैं समाज सेवा करने हैं, फलाना दिखाना, ये सब फालतू की बातें हैं। सत्ता का लालच सबको होता है। वह गांधी जी के दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाए हुए इकट्ठा रहना चाहिए। इसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी रोशनी बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। देखिए, याद रखना, गांधी का मतलब, चाहे कोई लोग किसी भी तरीके से एनालिसिस करे, पर जो गांधी जी की सोच थी ना भाई, वहाँ तक पहुँच ही पाना बहुत मुश्किल है लोगों को। कभी पढ़ना भाई गांधी को अच्छे तरीके से, गांधी को जब जानोगे तो पता लगेगा गांधी क्या था। जो गांधी जी को पढ़ते नहीं है, बस ये आरएसएस वालों की आइडियोलॉजी मानते हैं, वो गांधी को हमेशा गाली देंगे। पर पहले एक बार गांधी को पढ़ो तो सही, किसी इंसान के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद में आप आकलन कीजिए। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है? क्योंकि इतनी विविधता होते हुए भी भारतीय संगठित राष्ट्र है आज, ये बहुत बड़ी बात है। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। सोचो, आज भी यही हालत है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अपन मान तो रहे कि डेमोक्रेसी चल रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। मतलब देखो, प्रतीकात्मक रूप से कोई अगर देश आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझो कि हमारा विकास हो रहा है। आज आप आज़ादी के सोचो लगभग 80 साल होने आए, और आज भी जब ये समस्याएं हैं तो इसका मतलब समझ लो कि कहाँ विकास हो रहा है। फिर तो एक ही तबके का विकास हो रहा है। फिर अरे, एक तबके के विकास को आप कैसे बोल सकते हो कि पूरे देश का विकास हुआ है? तो फिर आप साफ बोलिए कि भाई इनका विकास हुआ है। आप क्यों बोलते हो कि पूरे देश का विकास हो रहा है? इस विशाल आबादी को गरीबों के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव को रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ जगह अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था, और यही हो रहा है। देखो, आर्थिक असमानता भारत में सबसे खतरनाक अभी इस लेवल पे। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहरी और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था, और आप आज ये चीज़ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हो। नए संविधान की रचना, अब देखना कितना बड़ा घोल है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो, मैच्योरिटी लाई है जब जाके आप यूपीएससी का आंसर लिख सकते हो, नहीं तो फिर पीसीएस की तैयारी करो। मैं साफ बताता हूँ, अगर आपकी चीज़ों को पढ़ के उसके ऊपर आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते तो फिर कोई यूपीएससी तैयारी को मतलब नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, आपकी कितनी समझ है, आप कितने की एनालिटिकल पावर है, तब जाके आप यूपीएससी का आंसर लिख सकते हो। नहीं तो पीसीएस दीजिए, उसमें आराम से रट्टा रटिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं
उसमें डायरेक्ट पूछेगा भाई राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, सीधे क्वेश्चन आता है पीसीएस में। पर याद रखना यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछेगा कि भाई उसके घटना के घटित होने वाले कारणों और उसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर गांधी जी अगर नहीं होते तो भारतीय आज़ादी कैसी होती। तब ये क्वेश्चन कैसे, ये किसी बुक में आंसर नहीं मिलेंगे भाई आपको, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपकी तर्क शक्ति कितनी है। सार्वभौमिक वैश्य का मतलब सभी वैश्य नागरिकों को मत देने का अधिकार था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मतलब ये मैं अपने द्वारा बता रहा हूँ, कुछ भी हो। देखो, अंग्रेजों के शासनकाल में अपन ने क्या देखा कि सीमित मताधिकार था, सब लोगों को मताधिकार नहीं था। जब भारत में बात आई कि भाई भारत में सबको दिया जाए नहीं दिया जाए, तो अगर आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट एक राज्यसभा पे है 10 लेक्चर का, एक देखना चाहिए वो। तो उसमें बहुत सारे लोग ये समर्थक थे कि लोगों को, सभी लोगों को राइट्स देना ही नहीं चाहिए, वोटिंग राइट। फिर कुछ लोग थे जो नेहरू जैसे लोग थे, वो मानते थे कि नहीं, सबको मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार। अब एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, जो मुझे जहाँ तक लगता है इस बात को लेकर कि उस टाइम वोटिंग राइट देने का मतलब ये था कि प्रतीकात्मक तौर पे लोगों को एकजुट करना, ताकि डेमोक्रेसी को खतरा ना आए। हकीकत बात तो ये भी है कि आज भी अपन वोट देना नहीं सीख चुके हैं कि वोट क्यों देना चाहिए। आखिर आज लोग ये भी नहीं जानते हैं कि वोट देना क्यों चाहिए। आज भी लोग वोट किस आधार पर देते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दे रहे हैं, कोई पैसों के आधार पर, पैसे भाई कोई दारू के कोई मांस के आधार पर दे रहा है। तो हकीकत वहाँ ये थी कि अपन ये भी नहीं जान पाए थे कि भाई अपने को वोट देना क्यों चाहिए। और वही कारण है कि उस टाइम सबको वोटिंग राइट तो दे दी गई। इसलिए बोलते हैं ना, कोई चीज़ जब फ्री में मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इंडिया में सबको जब उस टाइम सबको मताधिकार दिया गया तो लोगों ने उसका महत्व समझा ही नहीं। इसीलिए जो राजनेता है वो स्टार्टिंग से जो है लोगों का शोषण करते रहे, क्योंकि आज भी अपन ये नहीं जानते कि वोट क्यों देना चाहिए, और वोट देना भी चाहिए तो किस आधार पर देना चाहिए, और हम क्यों नहीं अकाउंटेबल बनाए उनको। तो ये बहुत सोची समझी मतलब षड्यंत्र है उस टाइम वोटिंग सबको देना। उससे क्या हुआ कि लोगों को ये पता ही लगा हमें वोट क्यों देना चाहिए। आज भी नहीं पता है, सब आज वही धर्म, क्योंकि वही हमारे बाप दादा भी जिस आधार पे देते आए तो हम भी उसी आधार पे दे रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है इंडिया में जैसे बहुत जगह देखोगे ना, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, यूरोप में जितने भी देश है, वहाँ वोटिंग राइट्स को लेके है ना भाई, वोटिंग राइट्स वहाँ सबको नहीं दिए गए थे, महिलाओं को नहीं दिए गए थे बहुत सारे राष्ट्रों में। अमेरिका जैसे इतने डेवलपिंग, इतना डेमोक्रेटिक कंट्री थे, वहाँ पे लड़ाई लड़नी पड़ी। और इसीलिए आज मान सकते हो कि उनको उस चीज़ की कीमत पता है, और कीमत पता है इसीलिए वो देश आज विकसित है। भारत में जो चीज़ फ्री में मिल गई, उस लोगों को उस चीज़ की कीमत का पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो उस वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और जब उस वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो राष्ट्र कैसे विकसित हो सकता है। आप कहीं पे भी चले जाइए जहाँ पे वोटिंग का इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, वहाँ पे यही हाल होता है फिर। अब इसीलिए पे सरकारें गफलेबाजी क्यों कर पाती है, जैसे अभी जो वोट चोर का आरोप लग रहा हो, क्यों कर रहा है, क्यों अपन निष्क्रिय है ना। जैसे मान के चलो मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं लगभग 30-31 साल का हो गया हूँ और मैंने कभी वोट नहीं दिया। अब हकीकत बात तो है कि चलो मैं, कारण तो ये रहा कि मैं रहा ही नहीं घर पे, तो वोट कैसे दूंगा। अब वो अलग बात है कि मैं वोटिंग, इतनी तो मेरी दृढ़ वो देशभक्ति नहीं है कि मैं घर जाके वोट दूँ। अगर ऐसा कैंडिडेट होगा तो मैं दूंगा भी भाई, कहीं से भी जाके दूंगा। तो मतलब वो एक अलग मामला है, पर मैं बता रहा हूँ। तो सबाई बात, जैसे मालूम मैं वोट का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो भाई सबाई सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है उनके पास वो गलत तरीके से उसको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वोट दिलाते हैं, तो ऐसे फर्जीवाड़े चलते हैं। कारण अब देखो मेरी गलती है ना, अगर मैं अपना वोट जाके दूंगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका गलत प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे सोचो कितने लोग हैं जो माइग्रेट होके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनका लोग कितना जो है फर्जी वोट डालते हैं। अरे गाँव में खूब धड़ल्ले से होता है फर्जी वोट डालने वाला, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब होता था ये चीज़ें। तो साफ सफाई जो मानी चलो यहाँ नहीं है। अब यहाँ तक मैं सोचिए इंडिया में तो ऐसे भी लोग जो मर गए हैं। अब क्या देखो, मतदाता सूची में अपडेट होने में टाइम लगता है, तो जब टाइम लगता है तो समझ लो जो मरा हुआ व्यक्ति भी वोट डालता है। हाँ सर, ये बात सही है। ये हकीकत है भाई। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक समझोगे नहीं तब तक भाई कैसे। जितनी वोटिंग लिस्ट नहीं होती ना, उससे एक्स्ट्रा वोट गिर जाते हैं, और क्या होता है जीत के चक्कर में वो चीज बात में दब जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो और क्या, अभी जो विवाद चल रहा है इसी बात का तो विवाद है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो ठीक है, नए संविधान की रचना
तो इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें समझो। क्यों अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई नेपाल में हुआ है, जैसे मैंने आज स्टेटस लगाया कि क्या इंडिया में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बस वही है कि इंडिया में क्या होता है ना, जैसे अगर मैं मान के चलो यूट्यूब पे जाके चैनल पे वीडियो बनाने लगूँ, सरकार के खिलाफ बोलने लगूँ, तो आज ही मेरा यूट्यूब ख़त्म कर देंगे, मेरे को जेल में डाल देंगे। ये है कारण। दूसरी बात, जैसे मान के चलो मैंने कोई आवाज़ उठाई, कोई मुद्दा उठाया, तो उसका प्रोत्साहन नहीं मिलता इंडिया में, इसलिए अभी ये मान के चलो इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई मौका दे अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो मैं सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार की नीतियाँ ऐसी बहुत सारी नीतियाँ हैं जो आज़ादी के 78 सालों के बाद में भी लोगों को बेसिक मूलभूत अपन आवश्यकताएं जो है नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब बस इंडिया में उस आग को चिंगारी देने वाला कोई नहीं है, तो आग लगते हुए इंडिया में कोई देर से नहीं लगे। पर बात वही है, यहाँ पे अपोजिशन भी वैसे ही है, सब मिली भगत है। तुम सरकार चलाओ, हम भी लूट रहे हैं, तुम भी लूटो, बस वही बात चल रही है। चोरों में बताइए, चोरों में ईमानदार कहाँ से निकल जाएगा? सब चोर बैठे हैं तो ईमानदार कहाँ से निकल जाएगा? तो हकीकत बात ये है, जो ये समझ रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ ही नहीं होगा, ये सब फालतू की बातें, बस चिंगारी देने वाला कोई है नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जब ये संविधान लिखा जा रहा था, आप सोचिए इसमें कौन था भाई? इसमें बोला जाता है कि 60 से 70% तो वकील थे। और इसमें भाई उस टाइम SC ST, चलो ओनली भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के कोई भी नहीं था, मतलब बहुत कम लोग थे। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो ये कैसे समानुपातिक हो सकता है? ये 15 सर, कहा तो जाता है कि 15 महिलाएं थे संविधान सभा में। तो कितना परसेंटेज थे आप खुद सोचिए ना। 15% कितना 300 का 15% निकालिए आप, कितना हुआ? सोचिए आप कितना हुआ। 5% भी नहीं है। और महिलाओं की संख्या कितना? 50%। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं सर, नहीं। अब आप खुद सोचिए कि फिर वो संविधान समतामूलक संविधान कैसे बन सकता है? और वो संविधान जब समतामूलक बनाने वाले समतामूलक नहीं थे, तो वो समाज में समतामूलक समाज कैसे निर्माण कर पाएगा? बताइए आप। पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसीलिए जो आप देखते हो ना, ये चीज़ें दिक्कतें इसीलिए है भाई। पूरे इंडिया में जो अभी प्रॉब्लम है वो इसी कारण है, क्योंकि आज भी जो है, आप खुद सोचिए ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना था उस टाइम, जो आज जो बात है, अभी जो प्रेजेंट में समस्याएं क्या है? महिलाओं को जैसे प्रतिनिधित्व देने में सोचो कि आज अभी भी नहीं दे रहे हैं, वो अभी 2029 टाल दिए हैं। तो यही बात सोचने की बात है ना। और उस टाइम अगर आप डिबेट देखोगे तो उस टाइम ऐसा था कि जो राजकुमारी थी, अमृत कौर थी, ये सब थे, उनका ये मानना था कि हम भिक्षावृत्ति नहीं चाहते हैं, कि हम मतलब जैसे होता है ना कि हमें अपाहिज मत समझो कि हमें यहाँ रिजर्वेशन दे दो, आपकी यहाँ इतनी परसेंटेज महिलाओं के लिए आरक्षित दो। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये बात समझिए, वो महिलाएं कौन थी जो वहाँ संसद में बैठी थी उस टाइम? वो थी राजा महाराजाओं की। अरे भाई ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ एक ऐसा भी वर्ग है जिनको ज़रूरत है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि किसी एक परसेंटेज जो भी हाई क्लास से जो आते थे, उनकी आवाज़ को आप संविधान की आवाज़ कैसे मान सकते हो? पहली बात तो ये है। आप खुद सोचिए ना कि उन महिलाओं की ज़रूरत नहीं थी, चलो ठीक है मान लिया भाई, पर ये बताइए कि और क्या महिला जो भारत का, आप हकीकत में देखिए कितनी महिलाएं थी उस टाइम। मान के चलो 5-10 थी, उसमें सब हाई क्लास की थी। और जो लो क्लास का, मिडिल क्लास के लोग, उनके क्या हालात थे उन महिलाओं के? क्या वो नहीं चाहती थी प्रतिनिधित्व? तो चाहती थी। अगर खुद सोचिए, अगर आप आज जो 33% आरक्षण देने की बात चल रही है, आज़ादी के टाइम में मिलता उस टाइम महिलाओं को, हो सकता था कि भाई वो चीज़ें मैच्योरिटी नहीं आती। बात करते हैं नेता की मैच्योरिटी, इनमें कौन सी मैच्योरिटी है पुरुषों में जो बात करते हैं कि महिलाओं में मैच्योरिटी नहीं है इसलिए उनको नहीं दिया जाना चाहिए तो भाई समझिए, ये होते हैं गुलामी का तंत्र होते हैं कि भाई अगर आप खुद सोचिए, अगर महिला को उस टाइम, अगर आप सोचिए ये चीज़, उस टाइम अगर 33% आरक्षण दिया गया होता, ठीक है, तो क्या आज महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती? 100% अच्छी होती, ये चीज़ याद रख लेना। जो आज जो सोचो कि सरपंच पद की अवधारणा चल रही है, ये नहीं चलती, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि राजनीतिक सशक्तिकरण तभी होता है जब आप उसको सत्ता सौंपोगे। जब तक आप सत्ता नहीं सौंपोगे ना, राजनीतिक सशक्तिकरण कभी नहीं होगा किसी का, ये हमेशा याद रखना। जब तक भाई बोलते हैं ना, जैसे कोई मोबाइल है, जब तक आप किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दोगे तो चलाना सीखेगा कैसे? तो बात वही है, सत्ता जब तक महिलाओं के हाथों में आएगी नहीं तो महिला चलाना कैसे सीखेगी? ये हमेशा याद रखना। ये सब
जो बात करते हैं भाई हाँ पॉलिटिकल उसमें मैच्योरिटी नहीं होती महिलाओं में, इसीलिए अभी डिले किया जा रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये है कि अपनी सत्ता कैसे बचाए रखनी है। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि समझो, जब चीज़ों को समझोगे तो ईजी पड़ती है। ऐसे हो चाहे जीएस के आंसर हो, बहुत ईजी लगेंगे अगर जब समझ बढ़ेगी तब। चलो ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि इसे सार्वभौमिक वैसे मताधिकार प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब ये उस टाइम दिया गया था, ठीक है, और आज उसका प्रभाव तो देखते हैं ना कि भाई एटलीस्ट चलो ठीक है लोगों को वोटिंग राइट दिया। तो वही बता रहा हूँ, जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया होता तो चीज़ें सही होती है। इससे पहले जैसे अगर मान के चलो, यहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं कि भाई उस टाइम एक सीमित वर्ग को अगर मताधिकार का राइट दे दिया जाता तो क्या भारत में आंदोलन नहीं होते। तो इसका मतलब एक चीज़ जो वहाँ पे दे दी, बस वही है कि उसका महत्व तो नहीं समझा गया, वो ईजिली मिल गई, उसका नुकसान भी हुआ है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जब अगर कोई चीज़ मिलती है, हो सकता है उसमें कमियाँ हो, कितनी भी कमियाँ हो, पर उसमें सुधार भी होने की अपेक्षा रहती है। पर जब आप दोगे नहीं तो उसमें कमियाँ पता कैसे चलेगी, सुधार कैसे होगा। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। याद रखने ऐसे के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने जब संविधान बन रहा था तभी जो है लोगों को वोटिंग राइट दे दिए। ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं दिया गया था, वहाँ पे भी जनता को अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया था। संविधान के उद्देश्य पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और यही प्रस्तावना जब बनी भारत की आगे जाके, ये चीज़ याद रखना। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मतलब ब्रिटेन और अमेरिका ही बता रहा है। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया। और ये देख रहे हो, इससे पता लगता है कि पितृसत्तात्मकता भारत में नहीं है भाई, ये हर विश्व के हर कोने कोने में है। वहाँ भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद इसके विपरीत भारत में आज़ादी कुछ ही समय बाद फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को अधिकार दिया जाएगी, भले ही वे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता, ये याद रखना, विशेषता याद रखना, दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत एक हिंदू देश घोषित किया। पर एक चीज़ रुक जाओ, यहाँ बोलते हैं ना कि ये चीज़ बोल रहे हैं कि सभी नागरिकों को कानून नज़र में समान माना गया है। इसके देखिए मैं उल्लंघन बताता हूँ, कितना उल्लंघन है। मुझे बताइए, जो कानून एक आम व्यक्ति पे लागू होता है, क्या अडानी पे लागू होता है, अंबानी पे लागू होता है, मुकेश अंबानी पे? नो। क्या उनको एक जेल में भेजा जाता है? नो भाई, उनके लिए स्पेशल जेलों की विशेषता की जाती है। फिर बोल रहे सब पे कानून समान लागू होता है। पुलिस वालों को क्या सेम बिहेवियर रहता है जो एक राजनेता को पकड़ते हैं या फिर एक सामान्य आदमी को पकड़ते हैं? तो कहाँ समानता है बताइए। तो भाई यही मैं फिर बता रहा हूँ, ये दिलासा है बस, और कुछ ही नहीं है। बस एक बोलते ना आदर्श है और कुछ ही नहीं है। बोला जाता है कि जब आदर्श की टोकरी को आप लेके आगे बढ़ोगे ना तो कुछ ही नहीं मिलेगा। हकीकत बात वही है, वास्तविकता का पता होना चाहिए, हो वही रहा। बात अपन करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, परंतु आप बताइए कि किस एंगल से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी कहाँ कहाँ जा रहा है, मंदिरों का उद्घाटन का, कभी मोदी को देखा कि मस्जिद का उद्घाटन कर रहा हूँ? मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का तो फिर बनता है, चलो ठीक है आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू मंदिरों करें, तो मुसलमानों का क्यों नहीं? आप हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित हो तो कभी मुसलमानों के त्योहार में सम्मिलित हुए हो? तो कहाँ फिर आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हो? इसलिए तो आरएसएस बोलती है ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हटाना है प्रस्तावना में से। भाई आइडियोलॉजी समझिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान है उनका। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान को उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट मत था कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। ये जो बात बोलते हैं ना आरएसएस वाले कि भाई नेहरू को उस टाइम प्रधानमंत्री बना के भारत की सबसे बड़ी भूल थी। और ये एक और याद रख लेना, अगर उस टाइम नेहरू नहीं बनता, देखो फिर बता रहा हूँ भाई, लोगों की बातों मत आया करो। अगर ये गारंटी साथ बता रहा हूँ, नेहरू नहीं बनता, अगर कोई और व्यक्ति बनता तो ये भारत राष्ट्र आज रहता ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ।
ये वो आदमी था जो साइंटिफिक अप्रोच से डिसीजन लेता था, ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देता था और वैज्ञानिक मानववाद को मानता था। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर इसकी जगह और कोई होता तो आज जो भारत देख रहे हो वो होता ही नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, किसी की आलोचना करना बहुत ईजी है, पर ये सोचिए इन्होंने कितना बड़ा काम किया वो कोई नहीं बता पाएगा। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। ये याद रखना, संविधान की तीसरी व्यवस्था। अब इनका ना आलोचनात्मक मूल्यांकन आना चाहिए आप लोगों को। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था। देखो खत्म कर दिया गया था। क्या बात कर रहे हो, डेली प्रतिदिन पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाती इसके कारण। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। क्या बात कर रहे हो, जाइए आप ग्रामीण समाज में जाइए, वहाँ जाने दे तब बता दे। फिर बता रहा हूँ, ये सब आदर्शात्मक है। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था अब वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की असमता के लिए उच्च जाति जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम। इससे पता लगता है कि मानसिक गुलामी कितनी खतरनाक चीज़ होती है। सोचो कि वो जीन में चली जाती है वो चीज़, हजारों सालों से कोई एक समुदाय को दबा के। अरे हकीकत है, आप विश्वास नहीं करो, ग्रामीण परिवेश में जाइए आज भी वही चीज़ हो रही है। जो जिनके माँ बाप गुलाम थे तो उनके बेटे भी आज भी गुलाम हैं, मानसिक गुलाम तक सिखा रहे हैं, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो कुछ भी हो। और बिहार यूपी में तो खास तौर से बहुत ज़्यादा, राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में चले जाओ, बहुत खतरनाक तरीका है। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए, मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था। हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसाव और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, ये देखो नेहरू की मानसिकता कि भाई वहाँ पे पाकिस्तान हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी यही करें। और अभी योगी बाबा, मोदी बाबा ये क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो मुसलमानों को भी यहाँ पे काटो। भाई समझो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मानसिकता के जो गुलाम बने बैठे हो ना तुम लोग, बीजेपी के, इनके बता रहा हूँ, समझ जाओ अभी भी भाई, समझिए। देखो नेहरू भी यहाँ क्या बोल रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना चाहिए। ये है नैतिकता। और ये याद रखना, एथिक्स में एग्जाम्पल डालना, ये है रियलिटी में नैतिकता। हमें इस समुदाय को वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। पर यहीं पे मोदी बाबा, योगी बाबा कटेंगे बटेंगे, पाकिस्तान में चले जाओ छोड़ के। समझ रहे हो भाई, समझिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नेहरू नहीं होता तो ये देश होता ही नहीं। भाई नेहरू उस टाइम बहुत साइंटिफिक टेम्पर से काम करने वाला इंसान था, इनके लोगों की तरह नहीं है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आगे बढ़िए। भूतपूर्व अछूतों के साथ आदिवासी या अनुसूचित जनजातियों को विधायक और नौकरी पर आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा से वंचित थे। उनके जमीन और जंगलों के पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों को कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनको उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्ता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में भी वहीं इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा।
ये एकदम सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब वो ग्राउंड लेवल पे तक जाए, ये हमेशा याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, जो जिन लोगों को लग रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी चल रही है, वो ऐसा है ही नहीं। डेमोक्रेसी का तमका लेके घूम रहे हैं अपन बस भारत, पर डेमोक्रेसी है ही कहाँ पे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वोट देने के अधिकार को ये मत समझो कि आपको डेमोक्रेसी है, उसका भी देखो सोचो कितना गलत प्रयोग हो रहा है। तो डेमोक्रेसी ये मत मतलब मानो कि ओनली वोट देने का अधिकार, आपके बोलने की आज़ादी। मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं आज अभी कोई मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, वहाँ मैं बोलना शुरू करूँ, तो कल ही देखना कि मेरे पास पुलिस वाले आ जाएंगे यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा। तो कहाँ है बोलने की आज़ादी? जब सरकार के खिलाफ आप बोलने लगो तो कहाँ है आज़ादी आपकी? वही राष्ट्रद्रोह के नाम पे आप जेल में डाल दिए जाते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आज़ादी का मतलब बहुत कुछ होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था से क्या 1956 तक रहे थे, को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों के महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये चीज़ याद रखना। मद्रास के सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों के कुशल क्षेम को प्रारंभिक भारत प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। पर बाद में याद रखना, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाता है। समवर्ती सूची में वन, कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। याद रखना, ये चैप्टर जो है पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी प्लस मेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों को मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर देना चाहिए। ये कौन थे? वही आरएसएस वाले लोग है ये। अभी जो त्रिभाषा का फॉर्मूला है क्यों वापस से जाग रहा है, ये सब आरएसएस की देन है। उनका देखो क्या विचार है, ध्यान से समझना उनकी आइडियोलॉजी। हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हिंदी भाषा आएगी। एक कल्चर लाना, कौन सा कल्चर? हिंदू धर्म का कल्चर। सब चाहे दलित हो कोई भी हो, सब एक समान संस्कृति को फॉलो करना, ये वही है। सोचो कि मतलब इससे पता लगता है कि ये लोगों की मानसिकता कितनी खतरनाक है। जैसे एक मान के चलो गार्डन है, गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूल है, कमल का है, गुलाब का है, गेंदे का है। इनका यही मानना है कि सब जगह कमल का फूल खिलना चाहिए, गेंदे का इनका कोई प्राथमिकता रहनी नहीं चाहिए। विचारधारा समझिए, ये विचारधारा है इनकी, ठीक है। उनका कहना था अंग्रेजी जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी राय अलग थी, मतलब साउथ के लोग। संविधान सभा में बोलते टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि दक्षिण के लोगों को और से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। और ये अभी भी बात करते हैं कि द्रविड़ राष्ट्र बना लेंगे हम। मैं फिर बता रहा हूँ, देख लो, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलोगे तो भारतीय टुकड़े हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल दिया गया। संविधान निर्माता ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये भी। जिनके नेतृत्व में दस्तावेज का अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। ये बात याद रखना। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया तो इससे अमीर, गरीब या उच्च और निजी जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्हें कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी क्योंकि वोट देने का अधिकार है, परंतु बताइए सामाजिक समानता कहाँ पे है? आज भी जातिगत भेदभाव है। आर्थिक आधार पर वर्ग बन गया है, एक अपर क्लास है, आर्थिक असमानता है, तो वो कहाँ आई है? तो मैं फिर बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी तो ये सब तीनों आनी चाहिए। आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए बोला जाता है गांधी जी का सर्वोदय बहुत इंपॉर्टेंट था। भाषा मतलब भाषा से संबंधित जो भी विवाद हुए, देखो गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए फिर आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। राज्य का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अपना अलग प्रांत होगा।
आप देखो, यही देखो सबसे बड़ी विडंबना कि जब आज़ादी से पहले सब भारतीय मांगी सी अंग्रेजों से, तो देखो यही होता है, शासन में आते लोग कैसे बदल जाते हैं। जब अंग्रेज सत्ता में थे उनसे मांग की गई कि भाई भाषा के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण कीजिए, प्रांतों का निर्माण कीजिए, है ना। पर जैसे ही कांग्रेस सरकार में आती है साफ मना कर देते हैं। पहले एस के धर आयोग बैठता है, उसने साफ मना कर दिया। फिर जेवीपी कमेटी आती है, उसने साफ मना कर दिया। फिर शाह आयोग आता है, फजल अली आयोग, उस वो जाके फिर आखिर में मानता जब ये 1953 में श्री रामोपल्लू की मौत हो जाती है, फिर आंध्र प्रदेश का जन्म होता है, फिर उसके बाद में उसका फॉर्मेशन होता है, फिर मानना ही पड़ता है। फिर भी ये नहीं माना जाता कि एक राष्ट्र एक। अब सोचो मैं बार बता रहा हूँ, ये बहुत अंतर होता है। जो एक क्वेश्चन भी आया था, ऐसे भी आया था कि जब आपके पास अधिकार होते हैं ना, तब पता लगता है कि आप उसको कैसा यूज करोगे। जब कांग्रेस यहाँ पे थी, जब मांग रही थी आज़ादी से पहले, तो अंग्रेजों को देखो कितना भरा बुला कह रही थी। जब खुद पहुंचे वहाँ पे तब बहुत अंतर हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये 10 लाख तो सरकारी आंकड़े हैं, पता नहीं कितने करोड़ों लोग मरे थे उस टाइम। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा है, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि इसे एक राष्ट्र बनाया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, नेहरू वेहरू उस टाइम नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विखंडित राष्ट्र बन जाता, भारत कभी राष्ट्र बन ही नहीं पाता। आज भी कबीलाई समुदाय रहते हैं अपन बट के। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने ये कसौटी भाषा प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। देखो जो मैं बता रहा था वही बात, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। क्योंकि सबसे तो पहले तो आज़ादी से पहले लोगों बोला कि आप लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, हम आपको अलग से भाषा के आधार पर जो है राज्य बना के देंगे। अब वही है, जब सत्ता में आए तो पीछे हटने लग गए। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषा, मराठी भाषा सभी अपने अपने राज्यों के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटू श्रीरामुलु तेलुगु भाषी के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग करते भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह पर लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिन के बाद अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटू श्रीरामुलु का देहांत हो गया। अरे ऐसा बोला जाता कि ये है ना सरकारें, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजों में क्या अंतर रहा, कांग्रेस जो मतलब उस टाइम था, कोई अंतर नहीं है ना। अंग्रेज भी जब सोचो गांधी जी जब अनशन पे जाते थे वो कहाँ सुनते थे। जैसे कि एक अखबार ने लिखा था कि श्री राममुल्लू के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक हो गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। इस तरह एक अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। इसीलिए बोला जाता है कि जनता की आकांक्षा को ना पहले ही पहचान लेना चाहिए। अब जैसे नेपाल में जब विद्रोह हुआ था तो भाई वो पहले पहचान लेना चाहिए था। आखिर में क्या हुआ देखो, आपको पहले को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनकी वाइफ को मार दिया गया, घरों को जला दिया गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया। क्या उनको पहले नज़र नहीं आ रहा था ये चीज़? इसलिए बोला जाता है कि जो दूरदृष्टि जो नेता होते हैं या जो लीडर होते हैं वो पहले लोगों की भावनाओं को समझ लेते हैं। यार ये बहुत ज़रूरी है। किसी अगर लीडर या ब्यूरोक्रेट बनोगे आपको पहले से पता होना चाहिए लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो अपने को किस सीमा तक लोगों को जाना चाहिए। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषा समुदाय भी अपने अन्य अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। आयोग ने सुझाव दिया गया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्रों को बांटकर कई राज्यों में बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी गुजराती भाषा को 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषी और हिंदी में से ज़्यादा सीखते और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों को बहुतायत थी। अब देखो उस टाइम ऐसे बटा हुआ था, ये थोड़ा पता होना चाहिए। गिलगित, जम्मू और कश्मीर, ये देखो ये तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान, खैरपुर, सिंध, बहरपुर, पंजाब राज्य, रामपुर,
रामपुर यूपी का है। संयुक्त प्रांत बनारस, बिहार, कुछ बिहार, बंगाल, खासी स्टेट्स, भूटान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, केंद्रीय प्रांत उड़ीसा, मद्रास। ठीक है, तो ये तो वही कोल्हापुर, महाराष्ट्र, दक्षिण राज्य, बम्बई, नागर हवेली, पश्चिमी दक्कन, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत, अजमेर, मारवाड़, राजपूताना, ग्वालियर। तो ये खुद बटे हुए थे ये भूतपूर्व रियासतें हैं ये वाली, और अन्य राज्य थे उस टाइम के। जब रियासतों के शासक भारत तथा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए माने गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1926 तक कई ऐसी रियासतें को प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाए रखा। इसलिए 1947 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए उन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। सोचो ये सब रियासतें थी, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, राजस्थान भी फिर बाद में जाके ये भारत का स्वरूप आता है। बहुत टाइम लगता है इसमें आने के लिए। 1975 में जाके सोचो असली भारत तब बनता है। सोचो कहाँ था, देखो ये सब रियासतें थी, तब तक विंध्य प्रदेश था। 1975 में जाके आज अपन जो देख रहे हैं वो भारत देखने को मिलता है। महानदी के पानी रोकने के लिए बनाए गए पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। ठीक है, देखो एक सबसे बड़ी बात विडंबना वाली, मैं फिर उतना विरोध करना बहुत ईजी था। देखो नेहरू के टाइम में जितने बांध बने हैं ना, आज़ादी से लेके बीजेपी कितने साल हो गए आज। नेहरू तो कितने साल रहा था, 14 साल रहा था ना। हाँ 1914। ठीक है, अभी बीजेपी लगभग 11 सालों से तो है, 11-12 साल हो गए। इन्होंने कोई एक भी बांध बनाया इस लेवल का, खुद सोचिए आप। नेहरू के जो काल में जो बने बांध आज तक है, इनसे सोचो पाकिस्तान का जो पानी वो डाइवर्ट करने के लिए बांध नहीं बना गया आज तक। तो ये चीज़ समझिए भाई, बहुत इजी होता है किसी का विरोध करना। राज्य सरकार से संबंधित ध्यान दें कि राज्य शब्द का या देश के विभिन्न राज्यों के या प्रांतों से नहीं है। गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में ये पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा, देख रहे हो, नेहरू के काल में। विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी व औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नई नीतियां बनाने और उनके लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया है। ये भी यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा है। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपति द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों, विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण की कोशिश अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, कुछ मुख्य और विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों को मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। महात्मा गांधी का अन्याय मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह सकेंगे। अभी देखो गांधी जी की शिष्य थी तो गांधी जी की तरह बात करेगी, पर ये बात है। पर फिर मैं बता रहा हूँ, आप एक राष्ट्र नहीं हो के विश्व के एक राष्ट्र भी हो, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि स्वतंत्र राष्ट्र हो, आप निर्भरता होती है, तो फिर वही हो जाता है, फिर वो गुलामी आती। इसलिए जरूरी भी था भाई औद्योगिक विकास। भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू, अब देखो इन्होंने कितने वो बनाए। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। अब सोचिए कैसे भाई, आप कैसे नेहरू का विरोध कर सकते हो। अब जो भी, चलो भाई कोई जिंदा इंसान उसका विरोध किया जाए तो चलो ठीक है, वो जो मर चुका है उस इंसान को तो अच्छे खाने के लिए याद रखना चाहिए ना। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम लिखे, अपने पत्र में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्य की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 के पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे बात की एकता और देश के विभिन्न जन समूह के विराट अपनी आपसी सहयोग की अवधारणा नहीं है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों के विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह
उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सही यात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्री और सांख्यिकी विशेषज्ञों ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पना को साकार कर सके। एक चीज़ याद रखना कि उस टाइम जब नेहरू जिस तरीके से सोच रहे थे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे विचार भी थे, जैसे गांधीवादियों का अलग विचार था, आरएसएस वालों को एक अलग विचार था कि पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि डिपेंड ये करता कि आवश्यकता क्या थी उस समय। जैसे आज चाहो तो आप भारत को जैसा भी बना लो, तो पूंजीवादी राष्ट्र बना लो, समाजवादी, सब चल जाएगा, क्योंकि आज अपनी फाउंडेशन मजबूत हो चुकी है। पर उस टाइम फाउंडेशन मजबूत ही नहीं थी भाई, तो पिल्लर तो गाड़ना जरूरी है ना। पिल्लर जब भाई पूंजीवादियों के पास इतने संपत्ति थी नहीं कि जो इतने मजबूत राष्ट्र, और उनको तुम्हें पता पूंजीपति के बिना प्रॉफिट के काम नहीं करते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों को नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। जिस समय भारत की आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शीर्षो काल में थी। 1950 से 1960 के दशक में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने समर्थ देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था कि जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे, बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ नहीं रहना था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अब सोचो उस टाइम समय की जरूरत थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर। आज देखो, आज कौन मानता कि जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अब जरूरत है नहीं इसकी। बार्डुंग, इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका नेताओं का बैठक 1955। इस पश्चिमी सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। इसलिए नेम का अभी माना जाता है कि इसलिए महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, 60 वर्ष तो अब तो ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कितना साल, 15 साल और जोड़ दो, 75 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्श को हम किस तरह साकार कर पाए। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन लिखो आज का, आपको जो लिखना है ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे आज़ादी के बाद से लेकर, मतलब यहाँ पे आप जोड़ लो, इस दौरान का मतलब है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, तो आपको बताना है। संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए हैं, ठीक है। इसके आगे लिखो, इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। पहले तो बताना है कि कैसा प्रदर्शन रहा, फिर कौन से आदर्श, के संविधान जो आदर्श थे याद करो आदर्श, तो कितना पा पाए हैं, अगर पा नहीं पाए तो कौन सी चुनौतियाँ थी। तो ये आपको एक क्वेश्चन लिखना है पहला, 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। बात अभी भी एक और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, ये गर्व करने की लायक उपलब्धि है। तो ये पहली उपलब्धि है, तो ये याद रखना, इसका सॉल्यूशन है ये। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों को मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत को प्रत्येक क्षेत्र भाषा समूह अपने अलग राष्ट्रीय मांग करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षा निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं।
अब तो ज़्यादा हो गए हैं यार, में 16-17 हो गए हैं। इस राज्य तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषा विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। अब ये चीज़ याद रखना, कैसे? संवैधानिक गारंटी के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहा है। एकदम सही बात है। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात भी सही है। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव भी हो चुके हैं। गुजरात में देख लो दंगे, यूपी में देख लो। और सबसे परेशानी की बात तो यह है कि इस बीच अमीर और गरीबों का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारतीय कुछ भागों कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अपने बच्चों के महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टी पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। ये बात भी सही है। दूसरे बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्ती पर बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों के स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। अब देख लो, जब मैं बोल रहा था ऐसे सही हकीकत है। इसका मतलब ये असफलता है भारतीय संविधान की। बम्बई स्थित धारावाही दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक है। इसके दूर सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। देखो, एक तरफ है इतनी बड़ी बड़ी, और ये लोग इसमें रह रहे हैं। हमारा संविधान कानूनी नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। अब देख लो, जो मैं बता रहा था वही बात। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटी के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि वह विफल भी नहीं हुआ। तो बस यही याद रखना है। श्रीलंका में क्या हुआ, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। श्रीलंका संकट क्या था, तमिल संकट क्या है। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था, उस समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा दे दिया। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये होता है। देखो आप, मतलब जैसे अगर आपको कटाक्ष करना हो या आर्गूमेंट देना हो कि भाई अगर भारत उस टाइम हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता या हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया जाता, तो उसका हाल क्या होता है? ये हाल होता है जो श्रीलंका में हुआ। इस कानून के जरिए सिंहली भाषा को सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी परीक्षा और अदालत की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाली तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। ये बात सही है। एक नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहली भाषा के एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पार्टी रहती है तो इस छोटे से देश के दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। हो क्या, हो ही जाता है। वो तो भारत अगर सपोर्ट नहीं करता श्रीलंका को तो हो ही गया था। याद रखना ये चीज़। बंदूक लिए हुए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ था कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहली भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बढ़ गया था। याद रखना, देखो ये सीधे सीधे एग्जाम्पल है भाषा थोपने का। अरे बीजेपी सारी अभी भी थोपा जाए भाई, नेवर इज पॉसिबल। थोपना कोई चीज़ नहीं, कोई एक्सेप्ट करे तो चलेगा, कोई बात। याद रखना ये चीज़, क्योंकि पूरी पाकिस्तान के बंगाल भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा का दबाया जा रहा है। इसके विरुद्ध भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता तो उस तरह पूरी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहली भाषा थोप दिया गया था, शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आकांक्षा को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्हें इस एकता की ओर गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषा समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। वापिस से ये त्रिभाषा जो फॉर्मूला ला रहे हैं ना, वापिस से दिक्कत हो रही है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। नए स्वाधीन भारत के सामने कौन कौन सी 3 समस्याएं थी? तो ये तो योजना है क्या, मुझे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, केंद्रीय सूची में और विषय रखे गए थे, कौन कौन था केंद्रीय सूची में, बताइए। अनु बताइए कौन कौन से थे? शिक्षा और स्वास्थ्य था सर। उठा के फेंक दूंगा केंद्रीय सेंट्रल लिस्ट में। अच्छा अच्छा। टैक्स था और रक्षा था, विदेशी मामले थे। हाँ याद रखना। समृद्धि सूची में कौन कौन था? शिक्षा और वन। शिक्षा तो राज्य सूची का विषय था उस टाइम। शिक्षा तो राज्य था, चेंज हो गया था। वन और कृषि एग्रीकल्चर उसमें था। कृषि और वन अलग अलग हो क्या फिर? हाँ क्यों नहीं होगा, अलग होता है। फॉरेस्ट्री अलग आता है, एग्रीकल्चर अलग आता है।
वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उस मॉडल को क्या कहा जाता है, बताइए। अर्थव्यवस्था। हाँ, उदारवाद। अरे मिश्रित आएगा, कहाँ नगीना तुम्हारा दिमाग जा रहा है। कौन सी अरे मिश्रित आएगा ना। मॉडल की बात कर रहा है? हाँ 1992 के बाद की बात कर रहा है ना? अरे कहाँ, वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, आजादी के बाद ही तो दिया गया था, मिश्रित मॉडल ही तो था वो। पंचवर्षीय योजना है। हाँ, कि मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुई, सरकार को आंध्रवासी राज्य गठन, किसके मृत्यु के बाद, बताइए। पोटी श्री रामालू। चलो, आजादी के समय ज्यादातर भारतीय गाँव में रहते थे, बात सही है गलत? सही। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। हाँ, नहीं गलत है। अब उठा के फेंक दो, कौन बोला? हाँ भाई, नहीं बोला। बहुत सारी पार्टियां थी उसमें। पहले राष्ट्रीय चुनाव में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ये बात सही है गलत? नहीं गलत। दूसरी पंचायती योजना में भारी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था, ये बात सही है गलत? सही है। चलो, अब मेंस के क्वेश्चन, एक मेंस के क्वेश्चन तो उधर दे ही दिया था ना। मीरा बहन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान भाषा यादव जन विवाद बारे में पता लगा जी, ठीक है छोड़ो। जारी रहा आज़ादी बाद विवाद में अंग्रेज को जारी रहा, आज़ादी बाद में दक्षिण भारतीय विकास की कल्पना किस तरह की गई थी। राजनीति हमारे पास समानता होगी, सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने की वजह डॉक्टर अम्बेडकर का क्या आशय था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जो इथिक्स में भी आता है, कोर्ट्स वाला, उस टाइप से। ठीक है, हाँ, इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, राजनीति हमारे पास समानता होगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का क्या आशय था। क्या हम तीनों क्षेत्र में समानता ला सकते हैं? क्या हम तीनों क्षेत्र में समानता लाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक कल्पनात्मक क्वेश्चन होगा, आपको सोचना कि कैसे समानता लाओगे, आर्थिक समानता कैसे लाओगे, सामाजिक समानता कैसे लाओगे। राजनीतिक समानता तो है, परंतु क्या हम तीनों में क्षेत्र समानता लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताना। पहले आपको आज से बताना इसका क्या है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया, फिर आपको सोचना है कि हम तीनों को क्षेत्र में समानता लाने के लिए क्या कर सकते हैं, और सरकार क्या कर रही है, और सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, नहीं, थोड़ा आकलन कीजिए, आकलन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। वह प्रयास तो कर ही रही है, पर क्या वो कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आकलन कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आपका इसका टेस्ट होगा, टेस्ट शाम तक मिल जाएगा, पर मैं पहले बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 1 घंटा आपके पास टाइम रहेगा, बिना देखे लिखना है आपको, और टाइम लिमिट में लिखना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसका रिवीजन कर लेना, तभी टेस्ट लिखना। दूसरी बात, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसी क्वेश्चनों के जिन्होंने मॉडल आंसर, मतलब जिन्होंने बनाए होंगे, आंसर लिखे होंगे, मेरे से चेक करवाएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों के सराउंडिंग क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं मंडे को, और मंडे को मेरे को टेस्ट सबमिट चाहिए। ठीक है, उसे बाद में चेक भी नहीं करूँगा, जो बाद में लिख के देगा। चलो ठीक है, बाय बाय।